तो दोस्तों सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया है। अभी से ठीक 24 घंटे के बाद यह लगभग तय हो जाएगा कि एक बार फिर कौन सत्ता में आ रहा है। विपक्ष को अब भी सत्ता में आने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी अब भी 400 पार की बात कर रहा है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जी न्यूज नाम के एक चैनल ने जो बहुत ही जोर शोर से दावा किया था कि एनडीए को 370-400 सीटें मिल रही हैं, उसने अपने सीटों के आंकड़े को कम कर दिया है और बहुत ही नाटकीय अंदाज में कम कर दिया है। अब यह आंकड़ा जो है वो 300 और 310 के पास आ गया है। मगर विपक्ष को अब भी पूरी उम्मीद है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, कल चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दोनों ने मुलाकात की। क्या कहा उन्होंने कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी अपने व्यंग के अंदाज में किस तरह से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का यह भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर यह एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार न रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। अखिलेश आगे कहते हैं, भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते। कांग्रेस भी कह रही है दोस्तों कि 4 जून का इंतजार कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं। जिसने भी ये चुनाव जमीन पर जाकर देखा है या रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए खुद तैयार नहीं है। क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पूरे देश में देखा गया। युवा उद्वेलित रहा और यही नहीं, वो गुस्से से भरा हुआ था। आम व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई से जूझकर त्रस्त होकर कमर कसकर उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता। जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल लौट चुके हैं और जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए गए हैं, जहां 370-400 सीटें बताई जा रही हैं, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ शेयर बाजार का खेल है। सुनिए अरविंद क्या कह रहे हैं। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने,
तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कली बगावत शुरू हो जाती, 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। अरविंद केजरीवाल ने साथ ही यह भी बताया कि किस तरह से जिन तमाम न्यूज चैनल्स में एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे थे, वहां जबरदस्त धांधली साफ तौर पर देखी जा रही थी। केजरीवाल ने बाकायदा मिसाल बताकर इसे जाहिर किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा यह है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, यह समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना, सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। तो कल का दिन बहुत दिलचस्प था दोस्तों, क्योंकि न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। अभिषेक मनु सिंघवी ने विपक्षी गठबंधन की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि कायदे से पहले बैलेट पेपर वोट्स काउंट किए जाते हैं, मगर नियमों को पूरी तरह से पलट दिया गया है। वो सवाल पूछ रहे हैं क्यों। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने किस तरह से अपनी बात रखी। उनकी बात थोड़ी लंबी है दोस्तों, मगर एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा वो कह क्या रहे हैं। सुनिए। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी। यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका
परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। तो ये सवाल तो वाजिब है ना, चुनाव आयोग इससे बच क्यों रहा है? और बात यहां नहीं रुकती है। कल पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन तमाम लोगों ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। इनका दावा कि चुनावी प्रक्रिया को धता बता रही है विपक्ष। उनका दावा कि चुनावी प्रक्रिया की तौहीन विपक्ष कर रहा है। सुनिए पीयूष गोयल ने क्या कहा। A delegation of the Bharatiya Janata Party led by the Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji met with the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners to demand and urge the Election Commission to take 4 important steps. One, we have requested the Election Commission to ensure that every official engaged in the counting process is fully conversant with the minutest details of the prescribed process and engages diligently with all the Election Commission of India protocols, counting protocols, so that there can be no deviation whatsoever from what has been provided. 2, to ensure the safety and security of the electoral process during the counting and announcement of results, including enhanced monitoring and security measures to prevent any attempts at violence or unrest. 3, to take cognizance of the systematic attempts to undermine the electoral process and take stringent action against those responsible. And 4, issue a public statement affirming the integrity of the electoral process and warning against any attempts to disrupt the democratic process. आप और हम सब जानते हैं दोस्तों, ये वो चुनाव थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी चुनावी प्रक्रिया की ऐसी तैसी की। वो लगातार चुनावी मर्यादाओं को लांघते रहे, लगातार जहरीली बातें करते रहे, और भाजपा के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की। हेमंत बिस्व शर्मा हो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, लगातार इन्होंने भड़काऊ बातें करी। हेमंत बिस्व शर्मा तो छाती ठोककर सब जगह कह रहे थे कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करूंगा, मुसलमानों के बारे में अनर्गल। मगर हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश के नागरिकों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बता सकते हैं और बाद में पलट जाते हैं और फिर अगले ही दिन फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं, तो हेमंत बिस्व शर्मा क्या चीज है? मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, 4 जून को क्या नतीजे आएंगे वो तो 24 घंटे में पता चल ही जाएगा। मगर आपको और हमें ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा। साल 2023 और 2024 में हमने वो नजारा देखा जो लोकतंत्र के चेहरे पर एक करारा तमाचा था। याद कीजिए चंडीगढ़ मेयर चुनावों का यह नजारा। अनिल मसीह, यह आदमी लोकतंत्र की चोरी कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। यह तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और फिर चंडीगढ़ के मेयर चुनावों के नतीजे पलट गए। यह सब हो रहा था आजाद भारत के इतिहास में। हमने देखा किस तरह से इन चुनावों में पहले ही चरण से कई जगहों पर वोटिंग को धीमा किया जा रहा था, कई जगहों पर मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया।
ये सब चीजें हमारे सामने थी और सबसे बड़ी बात, हम नहीं भूल सकते किस तरह से एक नाबालिग लड़के ने एक नहीं करीब 8 जगह अलग अलग स्थान पर वोट डाले। हम नहीं भूल सकते किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ईवीएम को हाईजैक करके उसका लाइव प्रसारण किया। हम नहीं भूल सकते कि भोपाल में किस तरह से भाजपा का एक नेता अपने नाबालिग लड़के से वोट डलवा रहा था। यह सब हुआ है दोस्तों इन चुनावों में, और चुनाव आयोग ने 7 चरणों के बाद, कायदे से पहले हर चरण के बाद वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मगर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया उन्होंने उस वक्त, जो अपने आप में कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने बार बार इस बात को प्रमाणित किया कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है। आप जानते हैं दोस्तों कि मैं ईवीएम हैक करने की थ्योरी में विश्वास नहीं करता, मगर जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल्स 400, 370 सीटें बता रहे हैं, वो भी जो जमीन पर हमें दिख रहा है उसे नजरअंदाज करके, तो आपके जहन में कई सवाल पैदा होते हैं कि आपके जहन में सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम इनके काबू में क्यों है। मीडिया, मैं नहीं भूल सकता हूं दोस्तों, जब एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे थे तो आज तक के 2 एंकर्स मजाक उड़ा रहे थे जनता के मुद्दों का, कि विपक्ष और यूट्यूब के जो पत्रकार हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र का सवाल उठाते हैं, ये सब बेईमानी है। याद है कि नहीं आपको किस तरह से तिहाड़ी नुमा पत्रकार इस तरह की बातें कर रहे थे? सुनिए एक बार फिर पत्रकारों को शर्मिंदा करने वाला यह लम्हा। और एक ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जैसे कि देश में अंदर जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा नेगेटिव माहौल है और लोग बड़े परेशान हैं, संविधान खतरे में आ गया है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस खतरे में आ गए हैं, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, इससे लोग बड़े नाराज हैं, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये सारे जितने मुद्दे थे, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आजादी हमारी खतरे में आ गई है, ये हमारे आखिरी चुनाव होंगे अगर ऐसा हो गया कि अगर प्रधानमंत्री जीत गए तो। अब ये सारे लोग क्या करेंगे? चलिए उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और ना मैं मानती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर अब अपना हमें उन पर अगले इस तरह से मीडिया जो है वो भाजपा के पक्ष में है, भाजपा की गोद में है। इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से 270 सीटें मिल जाती हैं तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष की लड़ाई मुश्किल रहेगी, मगर विपक्ष ने यह लड़ाई खूब लड़ी, और कुछ चेहरे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। राहुल गांधी, हम नहीं भूल सकते, ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिसके चरित्र को बर्बाद करने का काम पिछले 15 सालों से किया गया, मगर यह व्यक्ति लड़ा। पहले इसने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद भारत न्याय यात्रा की। यह लड़ता रहा, अहम मुद्दे उठाए, इसकी सांसदी भी चली गई, इसे घर से निकाल दिया गया, मगर यह लड़ता रहा, यह झुका नहीं। तेजस्वी यादव, किस तरह से बदनाम किया गया, किस तरह से यह व्यक्ति निशाने पर था। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, इनकी कमर टूट गई, मगर इस व्यक्ति ने अकेले कम से कम 250 रैलीज की दोस्तों। यही जलवा इनका विधानसभा के चुनावों में दिखाई दिया था। यह बंदा लगातार मुद्दों पर बना रहा, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई की बात करता रहा, झुका नहीं है। तेजस्वी यादव के बाद बारी आती है अखिलेश यादव की, अपने व्यंग के अंदाज में। हम नहीं भूल सकते हैं पूर्वांचल में किस तरह की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव को मिली, और गोदी मीडिया यह कह रहा है कि पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है। आपने और हमने अपनी नजरों से देखा था कि वो किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही थी। अब भी हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन को मुश्किल से 5 या 6 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। ये तमाम तस्वीरें थी जो ये कह रही थी कि इंडिया गठबंधन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी वाड्रा, हम नहीं भूल सकते कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में हार से आई थी, जहां उनकी पार्टी को 0 सीटें मिली थी विधानसभा में, मगर फिर हिमाचल में उन्होंने जोर आजमाइश की, उन्हें कामयाबी मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा जहां जहां गई, चाहे सहारनपुर हो, झारखंड हो, हर जगह उन्हें शानदार प्रतिक्रिया मिली। जनता सड़कों पर थी। क्या इसके बावजूद भी यह दावा किया जा सकता है कि उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी या कांग्रेस को सीट्स नहीं मिलेंगी?
मैं नहीं भूला हूं डिंपल के साथ किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बनारस में चुनावी दस्तक दी थी और किस तरह से भीड़ से पूरी सड़क जो है वो भरी पड़ी थी। ये तमाम चेहरे थे जिन्होंने मुकाबला किया, जो पीछे नहीं हटे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, इस आदमी से उसकी पार्टी छीन ली गई थी दोस्तों। शरद पवार पार्टी नोच ली गई थी, मगर ये लोग सड़क पर थे। जहां गए शानदार प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा कि किस तरह से मेरे पिता का मजाक बनाया गया, मुझे नकली बताया गया, और यह प्रतिक्रिया इन्हें लगातार मिलती गई। क्या इस बात की पृष्ठभूमि में भी यह दावा किया जा सकता है कि वहां अघाड़ी को सीटें नहीं मिलेंगी, जैसा कि गोदी मीडिया दावा कर रहा है? मैं नहीं जानता दोस्तों 24 घंटे के बाद क्या होने वाला है, मगर यकीनन विपक्ष ने लड़ाई अच्छी लड़ी है। जमीन पर उसके पक्ष के लिए, उसके समर्थन में हमें लोगों में एक जज्बा दिखाई दिया, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सिस्टम किसके काबू में है, ईवीएम हैक हो सकता है, नहीं हैक हो सकता, वो एक अलग मुद्दा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मगर हां, खूब लड़ा विपक्ष और उन्होंने नजीर कायम की है भविष्य के लिए भी। सिर्फ 24 घंटे दोस्तों, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।